तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतिभा कुमारी, अदिति कुमारी, कुसुम, चलिए साइफा नसार, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बाबू, रेशमी और खुशी ठाकुर, आसना परवीन और रूपम कुमारी, मधु रानी चौधरी, मंजू कुमारी। वाह क्या बात है। देखिए इसको कहते हैं, आज जो है ना, जब जिस दिन रिजल्ट आता है बच्चे बोलते हैं सर लड़की सब ज्यादा टॉप कर रही है। देख लो ना, प्रूफ है भैया। लड़का कहाँ हो तुम लोग, कमेंट चल रहा होगा, तुमको भी दिख रहा होगा। बहने हमारी पहले से एकदम तत्पर है कि धर्मेंद्र सर का क्लास आ गया है, 5 बजे से एकदम फिक्स है कि धर्मेंद्र सर का क्लास होगा। हमारी बहन एकदम एक्टिव है। लड़के पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं, है ना। आप लोग भी एक्टिव है लेकिन थोड़ा देर से जगते हैं जी आप लोग, है ना। संदीप कुमार, सूरज सिंह, क्या नाम है, प्रियांशी, खुशी कुमारी, अदिति। चलिए तो सभी मेरे प्यारे, नीतू कुमारी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। अदिति पांडे, गुड इवनिंग सर जी। मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। तो शुरुआत किया जाए ना कि हाँ सर शुरुआत किया जाए। हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पर्सनाली 1.1 को पढ़ रहे थे, उसका सबसे आखिरी वाला एक सवाल बाकी है, उस सवाल को करेंगे। उसके बाद हम लोग अंकगणित का मूलभूत प्रमेय जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। राधे राधे, राधे राधे बाबू। चले चलिए सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। आज जो है वास्तविक संख्या चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। तो आप सभी जो है ना खूब तत्पर होकर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि जो है ना आप बहुत अच्छा कर सके फ्यूचर में भी। ठीक है ना, क्या कर सके फ्यूचर में भी आप जो है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सके। एक सुधांशु ठाकुर लिख रहे हैं सर पोल कीजिए। कौन चीज़ का पोल करे बाबू सुधांशु, तुम पहले हमको डाउट में लिखकर भेजो, किस चीज़ का पोल करना है सुधांशु बताओ। सुधांशु तुम डाउट वाला सेक्शन में जा करके कमेंट करो कि किस चीज का पोल तुमको चाहिए, बताओ। ऑब्जेक्टिव का पोल होता है ना कि किसी चीज का पोल करा दे, बताओ कि ना सर जी बात तो सही है। आगे बढ़ते हैं सर। ये कहाँ से आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा कल जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था, इस बात को यहाँ पे लिखा गया है, बात सही है। आगे बढ़ जाते हैं। इतना शुद्ध हिंदी में रहता है ना कि कंफ्यूज हो जाता है भैया, पुनर्कथन लिखा हुआ है रिकैप को, तो इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये जो है कल था, आज जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम लोग, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है ना सर। सबसे पहले एक जो सवाल, एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको सबसे लास्ट में कराएंगे। उसके लिए आप 2 पेज छोड़ देंगे अपने कॉपी पे। कितने पेज छोड़ेंगे, 2 पेज छोड़ेंगे सर जी। 2 पेज में जाएगा, हाँ 2 पेज में जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए, और उसके बाद आज हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय शुरू करते हैं, जो कि आपका प्रश्नावली 1.2 है। कौन सा प्रश्नावली है, आप कहेंगे 1.2 के लिए हम लोग आज सीखने वाले कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा जो वास्तविक संख्या चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं वह प्रश्नावली 1.2 से सवाल पूछे जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है ना बाबू, बताओ। दीपक कुमार वर्मा, अश्विनी के हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है। लाडो तिवारी, बंदन के हाँ सर जी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय, इस सवाल को हम लोग करेंगे। यह प्रश्नावली 1.1 का सबसे आखिरी सवाल है, इसको हम लोग करेंगे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। ये अच्छा, हाँ हाँ चलिए चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं ना, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं, ठीक है ना। जवाब दीजिए, 45 और 60 का मसा क्या होगा। आइए पोल करते हैं, बहुते पोल पोल करते रहे हैं। आइए जवाब दीजिए, क्या होगा जवाब। यहाँ पे 45 और 60 का मसा क्या होगा सर। 45 से ना 60 में भाग करेंगे, या खुद हमने आपके लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव के कुछ सवाल लाए हैं, ये आपके बुक में नहीं है, आप इसको जब बनाकर जवाब दीजिए। सर 45 से 60 में भाग करेंगे, 45 एकम 45, यहाँ पे बच गया 15। सर 15 से 45 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 तिया, सॉरी हम क्या कर रहे हैं सर जी, 15 तिया 45, कितना सिंपल आ गया 0। दिस इज एचसीएफ, क्या हो गया सर जी, यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर धर्मेंद्र सर, है ना। आप कहेंगे सर जी, गुरु जी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, स्टॉप पोल सो रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी वालों के लिए क्लैपिंग क्लैपिंग। ये बी वाले कहाँ से उठ के आए हैं भाई, ये बताओ। सबसे पहले किसका जवाब आया है, जरा देखे
देखिए रितेश, मधुरानी, रेशमी, श्रुति यादव, देखो अब बताओ यहाँ पे भी हम पक्षपात तो नहीं कर रहे होंगे ना, किसी को लगे कि ना सर जी आप जो लड़की सबको जो ज्यादा प्रमोट करते हैं ना, ज्यादा मोटिवेट करते हैं, है ना। देखिए मधुरानी, रेशमा, श्रुति, रेशमी, प्रतिभा, अब बताइए यहाँ से इतना तक हमारी बहनें ही हैं। तो आप लोग लड़के भी थोड़ा पढ़िए, है ना सर जी, हम लोग पढ़ते हैं ना। हाँ तो पढ़ते तो यहाँ पे दिखता कि नहीं बताओ ना। अगर ऐसे गलत बोले तो बताओ, अगर तुम पढ़ते तो यहाँ पे दिखता कि नहीं तुम्हारा नाम, कहाँ दिख रहा है बताओ। कि नहीं कहे, अगर नहीं कहना है तो बोल दो कि सर जी हमको ना कहिए, हम जैसे पढ़ रहे ठीक है ना, तो छोड़ देंगे, है ना। तो थोड़ा पढ़ो बाबू मेरे भाई, है ना। तुम्हारे ऊपर तो परिवार की जिम्मेवारी है, तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, लड़कों के ऊपर है। आगे बढ़ जाते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होता है, हमने बता दिया है। दो लगातार, यहाँ पे पोल कराते हैं, दो लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होता है। सर ऐसा ही क्वेश्चन करवाइए, हाँ करवाते हैं ना, जवाब दीजिएगा कि क्या हो जाएगा। ये सब भी कराएंगे ऑब्जेक्टिव, सभी चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव कराएंगे, लेकिन हमको मन हुआ है कि आज कराते हैं इसका। दो लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होता है। हमने कहा था आपको, दुनिया का कोनो दो को लगातार सम संख्या उठा लीजिए। जैसे मान गए आपके मन में आए कि 12-14 को उठाएंगे, अब आप 12-14 का एसीएफ निकाल कर देखिए, 100% लगातार लेकिन उठाना है। 100% कौन सा आएगा हमको पता है सर जी। ऑप्शन नंबर कौन बता दे, क्या बी आएगा क्या डी आएगा, बताइए सर जी। 12 एकम 12, यार याद होना चाहिए इसको। इसके लिए कोई बनाने की जरूरत नहीं है। 2 छक 12, कोई भी हमने 12-14 लिया है, आप 16-18 ले लीजिए, लगातार लेना है। ऐसा नहीं कि 16 के बाद 20 ले लेना है, नहीं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंचल कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए कि हाँ सर जी ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, देखिए आपके क्या हो गए हैं वादे इरादे। ऑप्शन नंबर बी भी जवाब दे रहे हैं, क्या होगा आपका, अपने तो ऐसे या वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सपना इधर जवाब ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से, चलिए पोल स्टार्ट, दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है ना, तकनीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से आपने क्या ज्ञात करना सीखा है, एलसीएम की एचसीएफ की क्या ज्ञात करना सीखा है, कि वर्गमूल क्या ज्ञात करना सीखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से आपने क्या ज्ञात किया है। आपका जवाब होना चाहिए कि सर लसा क्या मसा भागफल से नहीं सर, मसा जवाब होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब है। आप अपना ऑप्शन नंबर बी एक बार लिखेंगे, यहाँ पे पोल में नाम ले लेगा, 2 बार नहीं लिखना है ना। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी वाले, अब की बार तो थोड़ा आपकी संख्या बड़ी है ना। सबसे ऊपर रितेश, रेशमी, अंश, अच्छा ये जो है टोटल ओवरऑल शायद दिखा रहा है ना। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। मतलब अशून्य मतलब लिखा हुआ है शून्य को छोड़कर, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, बताइए। सुनिए, एक परिमेय और एक जो है ना अपरिमेय लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी पे स्टार लगा के। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हो, जोड़ हो, घटाव हो, भाग हो, ठीक है ना। गुणनफल हो, जोड़ हो, घटाव हो, भाग हो। इसी तरह से जिस स्टाइल में हमने लिखा है इसी स्टाइल में आप लिख लीजिएगा। परिमेय का अपरिमेय के साथ गुना हो, जोड़ हो, घटाव हो, कुछ भी हो, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। इसको लिखना है आपको कॉपी पे, ठीक है सर जी। लेकिन अपरिमेय का है ना, गुना हो, जोड़ हो, घटाव हो, भाग हो, अपरिमेय के साथ, किसके साथ, अपरिमेय के साथ। अपरिमेय का अपरिमेय के साथ हो तो जवाब क्या होगा, अपरिमेय होगा या परिमेय होगा, जवाब दे सकते हैं क्या। आपने शायद ही कोई बच्चा जवाब दे पाएगा। इसका जवाब परिमेय भी हो सकता है और इसका जवाब अपरिमेय भी हो सकता है। सर वो कैसे, यहाँ पे क्या था, एक अशून्य परिमेय, अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर कोई परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम सेट करते हैं कि सर जी एक परिमेय 3 ले लिए, एक अपरिमेय √5 ले लीजिए। 3√5 क्या होता है बाबू, अपरिमेय होता है। कहाँ पे, हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या है बाबू, सही जवाब है।
सर अगर घटाव करते तब दूसरा का एग्जाम्पल लिखना है जरूर जरूर। यहाँ पे 5 माइनस रूट अंडर 3 क्या है बाबू, 5 माइनस रूट अंडर 3 अपरिमेय है, परिमेय में से अपरिमेय को घटा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल सर जी यहाँ पे 5 बटे रूट अंडर 3 परिमेय में अपरिमेय से भाग करें, सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय का एग्जाम्पल है। सर यहाँ पे आप जरा बताइए रूट 3 को समझे, रूट 3 को रूट 5 से गुना करेंगे कितना जवाब होगा, रूट अंडर 15। ये बताइए रूट 3 क्या है, रूट 3 क्या है, रूट 3 क्या है, आपका जवाब होगा रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। रूट अंडर 15 क्या है, अपरिमेय है। सुनिएगा लिख लीजिए, यह क्या है, अपरिमेय है ना, यह क्या है सर जी, यह भी अपरिमेय है। और यह रूट अंडर 15 क्या है सर जी, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे पूरा पूरा, यह भी अपरिमेय है। तो अब आपके दिमाग में यह सेट हो गया होगा कि अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करते तो अपरिमेय आता है, यह गलत आपके दिमाग में सेट हो गया है, ठीक है ना सर जी। तो क्या परिमेय भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको आपको अपने कॉपी पे लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए यहाँ पे इसी के सामने यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल। आप बताइए रूट अंडर 3 क्या है, अपरिमेय है। सर जी रूट अंडर 3 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना। रूट अंडर 3 छोड़ देते, 9 ले लेते हैं। रूट अंडर 9 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना, छोड़िए 9 नहीं, यहाँ पे 3 ही। सर ये दोनों अपरिमेय है, गुना करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। सर रूट अंडर 3 क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। यह रूट अंडर 3 क्या है सर जी, यह भी अपरिमेय है। अपरिमेय का अपरिमेय के साथ गुना, अपरिमेय का अपरिमेय के साथ गुना क्या आएगा सर जी, रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करेंगे 3 आएगा, क्या आ गया, परिमेय आ गया। इसलिए बाबू कुंदन, इसलिए हम कहते हैं कि अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, जवाब आपका परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। लेकिन अपरिमेय का अपरिमेय के साथ अगर जोड़ घटाव गुना, परिमेय का अपरिमेय के साथ करे तो जवाब हमेशा 100%, हमेशा और 100% अपरिमेय ही आएगा। ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय, सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय है। ये सभी क्या है बाबू, ये सभी जो है क्या है, अपरिमेय है। तो यह लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी पे जरूर से जरूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना क्या होता है, अपरिमेय होता है। एग्जाम्पल जैसे 5 को रूट अंडर 7 के साथ गुना किया जाए कितना आ जाएगा, 5 रूट 7 आएगा, जो कि अपरिमेय है। क्या है, यह परिमेय है, यह क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। यह क्या है सर जी, यह गुना होने के बाद भी अपरिमेय है, ठीक है ना सर जी। और शून्य क्यों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे शून्य भी तो एक परिमेय संख्या है और रूट अंडर 7 भी तो एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना 0 आएगा सर जी, तो परिमेय आ गया, इसलिए लिखा हुआ है 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर किसी भी परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करेंगे ना तो अपरिमेय जवाब आएगा। लेकिन 0 वाला में मामला सेट ना होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है 0 को छोड़ करके अशून्य। क्लियर हो गया, कितने बच्चों को यह बात क्लियर हो गया कि वाह सर एक ही बार में हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में जो ताल मंत्रा चलता है, लड़ाई झगड़ा जो चलता है, जोड़ घटाव गुना भाग चलता है, हमें क्लियर हो गया। एक बार यस सर लिखेंगे फटाफट फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या, हाँ बढ़िया आगे बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल, यस सर क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो इसको लिख लीजिएगा, बड़ा काम का है, कोनो बुक में इतना क्लियर ना मिलेगा, ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है, कैसा संख्या है भाई बताओ, यह कैसा संख्या है, यह परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, जवाब दीजिए। परिमेय है कि अपन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए बोलते हैं ना कि आप हमारे साथ शिद्दत के साथ बने रहिए ना, बचपन की सारी गलतियों को हम दूर कर देंगे आपके, ठीक है ना। परिमेय अपरिमेय 9th में पढ़ना था, ठीक है, 10th में पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सर जी यह कैसा है, परिमेय है, सर जी पूर्णांक है क्या, किसको पूर्णांक लगता है भाई, एकदम जो है ना सर जी पूर्णांक कैसे हो जाएगा। सर परिमेय संख्या है क्या, हाँ बिल्कुल परिमेय है क्या, ये बताइए परिमेय है, बताइए। यह कौन सा है, शांत है कि यह सर जी अशांत दिख रहा है। लेकिन अशांत बोलना हमने बोला था कि आप गलती से भी कभी अशांत वर्ड नहीं बोलिएगा, अशांत आवर्ती बोलिएगा या अशांत अनावर्ती बोलिएगा, कोई भी शांत अशांत नहीं बोलेगा। कोई भी बोलेगा कि शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। दशमलव वाले संख्याओं को 3 नजरिए से देखना है, एक तो शांत देखना है, एक अशांत नहीं देखना है, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। यह क्या है, आप कहेंगे सर जी एक बात बताए, रुकिए ना सर रुकिए ना, 1 3 है, 1 1 3 है, 1 1 1 1 3 है,
एक 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 3 है, किसके ऊपर बार लगाए सर, बार ना लगा पाएंगे, है ना। यह जो है ना, मान के कोई सोचे कि 2.13 के ऊपर बार लगा दे, लेकिन भैया यहाँ पे 1 3 लिखा हुआ है, एक 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 3 लिखा हुआ है सर, एक 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 3 लिख लीजिए ना भैया, यहाँ पे 4 को 1 लिखा हुआ है, किसके ऊपर बार लगाए नहीं, अगर बार नहीं लगा पाएंगे इसका मतलब है रेकरिंग नहीं लगा पाएंगे, इसका मतलब है यह अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है, अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है बाबू, अपरिमेय होती है, क्या होती है, अपरिमेय, अपरिमेय जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वालों। 62% है। रितेश जो सबसे ऊपर यही बार बार नाम आ रहे हैं क्या, नहीं नाम बदले हुए हैं, लेकिन रितेश का जवाब बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है रितेश, बहुत अच्छा करोगे तुम। चलिए और भी मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा करे, जल्दी जल्दी आप लोग भी सीखिए। चलिए तो आइए, कितना प्यारा सवाल था, है ना, बहुत प्यारा सवाल था। आगे बढ़ते, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो को परिमेय संख्या के बीच, जैसे मान के कोई भी दो को परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 3 और 5 ही ले लेते, दोनों तो परिमेय ही है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 3 और 5 के बीच में कौन कौन संख्या हो सकती है, 3 और 4 ही ले लेते हैं सर जी, 3.1 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 3.9 हो सकता है सर, 3.97 हो सकता है कि नहीं, तो बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य की पहचान करना है बाबू, क्या अभाज्य की पहचान करना है, अभाज्य संख्या की पहचान कीजिए फास्ट। अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, अभाज्य कहलाता है। सर जी यहाँ पे 15 में देखिए, 15 में 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा सर जी, 12 में 6 से भाग लग जाएगा सर जी, 75 में 15, 15 15 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, ये सभी क्या है, सभी भाज्य है। 23 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 23 से भाग लगेगा, दिस इज क्या, प्राइम नंबर, है ना। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब है, ज्यादा टाइम नहीं। अगले सवाल की तरफ, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, जरा जवाब दीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप कहेंगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब है ना, बहुत सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दूसरा कुछ पढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरा चीज, हाँ ये समाप्त भी हो गया है। अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत प्रमेय क्या होता है, अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत प्रमेय क्या है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय सिर्फ भाज्य संख्याओं पे लागू होता है, किस पे, भाज्य संख्याओं पे। सर ये बड़ा हाई फाई चीज है, बिल्कुल हाई फाई चीज नहीं है, बहुत लो फाई चीज है ना, तीसरी क्लास में आपने पढ़ रखा है ना। सुनिएगा, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। सर ये तो बड़ा हाई फाई लग रहा है, कुछ हाई फाई नहीं, देखिए यहीं पे यही लिखा होगा, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जाता है, इसे गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर इसे ही क्या बोलते हैं, अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत प्रमेय बोलते हैं बाबू, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब कुछ जवाब दीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। 54 का अभाज्य गुणनखंड करके बताइए, 54 का आप अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, आप बचपन में एलसीएम जिस तरह से निकालते थे ना, कुछ उसी तरह का काम करना है। 54 का अभाज्य गुणनखंड आप करके बताइए, क्या करेंगे बताइए। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 54 है ना, यहाँ पे जो 54 लिखा हुआ है, ये 54 का देखिएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 है ना सर, इसमें कितना से भाग, अभाज्य संख्या 2 क्या है, अभाज्य संख्या से भाग किया। अब हम इसमें किस अभाज्य संख्या से भाग कर सकते हैं सर जी, 9 से कीजिए ना, 9 अभाज्य संख्या है, 9 से तो इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन 9 अभाज्य संख्या है सर, नहीं है, अभाज्य संख्या से भाग करना है सर। 3 से करके देखते हैं ना, 3 9 27 सर, 9 से भाग कर दीजिए ना, फिर 9 से भाग करेंगे, 9 तो अभाज्य संख्या ही नहीं, 9 तो भाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या से भाग करना है सर। 3 से कीजिए, 3 3 9
है ना। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, आप कहेंगे 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, गुरुदेव एक बार 2 आया है, 2 कितने बार आया है, एक बार आया है। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 आया है, कितने बार आया है, 3 3 3 3 बार आया है। तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 3 क्या है, और राइट करेक्ट सही जवाब है, ठीक है ना। आप कहेंगे हाँ सर। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आपको जवाब देना है 102 का अभाज्य गुणनखंड, 102 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। 102 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हाँ बिल्कुल लाडो सही जवाब है। अदिति आई वाज राइट सर, बहुत अच्छा अदिति। चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग। रेशमा कुमारी की हाँ सर, इधर जवाब दीजिए। आप कहेंगे 102 का अभाज्य गुणनखंड। आइए सर करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई अभाज्य संख्या, सर 51 से कीजिए ना, 51 अभाज्य संख्या है नहीं, 51 भाज्य है, कितना से, 3 से। यहाँ पे आइए तो हम लोग करते हैं 2 से, क्या से, 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 एकम 2। सर 51 में भाग लगेगा क्या, हाँ 3 से लगेगा ना, 3 से भाग लगाइए, 3 एकम 3 और बचा यहाँ पे 2, 2 पे 21, 3 7 21, 17 51 है ना। तो आपका जवाब होगा कि गुरुदेव अगर 102 का अगर अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 17 भी एक बार आ रहा है ना। 2 3 और 17 सभी एक एक बार आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रतिभा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मौसा, है ना, HCF समझते हैं ना, मौसा जिसे बचपन में आप कहते थे, और महत्तम समापवर्तक और LCM जिसे आप लोग बचपन में क्या करते थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या बोलते लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लसा बोलते थे, क्या बोलते थे, लसा। लसा ज्ञात करना सीखे, ठीक है ना। बढ़िया आगे कि हाँ सर सही बात है। आप जो है ना 24 एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप हमारे सामने 24 और 30 24 और 30 का, है ना, 24 और 30 का HCF और LCM। सर जी यूक्लिड विभाजन में क्या से HCF निकाले, नहीं निकालना है, गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय से, ठीक है ना। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से आपको इसका बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है बाबू, 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितना आएगा बताइएगा आप लोग। 24 का मेरे प्यारे बच्चे अभाज्य गुणनखंड करना है, कितना का, 24 का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आपको शिद्दत के साथ पढ़ना है मेरे भाई, कहे ना बहुत आगे तक ले जाएंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे। मैथ जो है ना, मैथ जो है ना रग रग में बसेगा, एकदम दिल में बसेगा मैथ, ठीक है ना, इतना आगे तक ले जाएंगे। तुम अगर फ्यूचर में सोच रहे होंगे कि आर्ट्स वगैरह लेकर पढ़ेंगे ना, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी साइंस लेकर पढ़ना, है ना, क्योंकि मैथ तुम्हारे खून में बसने लगेगा सर, है ना। यहाँ पे बढ़ते आगे। सर अगर गुणनखंड करें ना 24 का, सिर्फ गुणनखंड बताना है, जितना पूछे उतना जवाब देना है। 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, क्या आ रहा है जवाब मेरे भाई। आप कहेंगे सर जी 2 पे पावर 3, 2 3 बार आया है, 3 एक बार आया है, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1, ठीक है ना। कुछ लोग करते क्या है, 3 एकम 3 लिखते हैं। सुनिएगा आपको गलत पढ़ाया गया है, अगर आप कहीं पे पढ़े होंगे इस तरह गलत पढ़ाया गया है। 3 एकम 3 लिख देते हैं और लिखते हैं कि 1 भी एक बार आया है ना। ये गलत पढ़ाई है, ये गलत पढ़ाई है भैया। का है सर जी, कहाँ गलत हो गया है। देखिए एक अभाज्य है कि भाज्य है, आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया था। आपको क्या बोला गया था, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया था। हम जब पढ़ते थे तब भी हमको भी यही बताया गया है। बाद में हम देखे कि रे भैया इतना भाज है ना भाज है, ये तो गलती फालतू बात है, ठीक है ना। तो ऐसा ना करेंगे, एक ना भाज है ना अभाज है, आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया था, जितना बोला गया उतना ही करना है। सर ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, लिखिए यहाँ पे 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 30 का अभाज्य गुणनखंड फर्स्ट, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप कहेंगे 15 दूना 30 और 3 पचे 15, कितना आ रहा है? 15 दूना 30 और 3 पचे 15, ठीक है ना? सही बात है सर। आइए लिखते हैं यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे 30 का अभाज्य गुणनखंड हमें लिखना है, ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा बाबू, आप कहेंगे सर जी 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है, ये बात है। 2 3 5 HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे ज्ञात करते हैं? देखिएगा, हम देखते हैं इसमें से, देखिए इसके घर में कितना डिफरेंट तरह का अंक आया है। अंक अंक अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य संख्या, इसमें कितने डिफरेंट तरह के अभाज्य संख्या आए हैं। सर जी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सर जी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2 है 3 है 5 है, यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है 3 है 5 है, यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है 3 है 5 है, यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है 3 है 5 है। कौन कौन जो आपको दिख रहा है जो दोनों में है, इसमें 2 3 2 3 5 में से कौन कौन दिख रहा है जो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है? जरा कमेंट कीजिए कौन कौन जो है, कौन कौन ऐसी अभाज्य संख्या है जो दोनों में दिख रहा है, बताइएगा जरा। आप कहेंगे सर वीडियो कॉल होगा, हाँ होगा। सर जी आप कहेंगे कि 2 और 3 जो है ना, नहीं इस सिस्टम से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो कॉल के ऑप्शन नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे ना 2 और 3 जो है ना, हमको दिख रहा है कि यह दोनों में है। 2 और 3 क्या दिख रहा है कि सर 2 और 3 दोनों में है। अच्छी बात है, अभी इसको इतना ही पे रहने देते हैं। LCM सर अभी जवाब नहीं आया है, जवाब हम नहीं दे रहे हैं, हम जितना पूछ रहे उतना का जवाब देना है। सर जी इसमें 2 और 3 आया है जो कि दोनों में है, ठीक है ना? सही बात। अब इसमें देखना है इसमें कितने तरह के हैं। सर जी इसमें कितने तरह के अभाज्य संख्या आए हैं? सर जी 2 आए हैं, 3 आए हैं और 5 आए हैं, ठीक है ना? इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि वह अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में है, वह अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में है। सर जी 2 और 3 2 और 3 दोनों में है, 2 और 3 2 और 3 दोनों में है, ठीक है ना? यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें कितने तरह के अभाज्य गुणनखंड है। सर जी 2 है 3 है और 5 है, तो 2 है 3 है 5 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखना है इस दोनों में जिसका घात कम है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल। सर एक और तरीका आप पहले बताते थे, जो बच्चे हमारे पुराने वीडियोज देखे हो आप बोलेंगे कि सर एक और तरीका बताते थे। हाँ वह तरीका भी सही तरीका है, ठीक है ना? लेकिन यह वाला जो तरीका है यह आपको परफेक्ट तरीका है। इस तरीका को सीखने के बाद आपका कोई सवाल नहीं फंसेगा। जब हम दूसरा एक और तरीका बताते थे घर वाला विधि, तो उसमें 2 तरीका बताते थे, यह भी बताते थे वह भी बताते थे, ठीक है ना? तो घर वाला विधि से सभी सवाल नहीं बनते हैं। यहाँ पे आ जाइए, आप कहेंगे कि सर जी इसमें देखेंगे दोनों में न्यूनतम घात कितना है, उभयनिष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब सर जी 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है ना? उभयनिष्ठ है। 5 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात। अब 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 3 बड़ा है कि 2 पे पावर 1 बड़ा है? आप कहेंगे 2 पे पावर 3 है, लेकिन हमको लेना है न्यूनतम घात, तो 2 पे पावर 1 लेंगे। तो जी 3 पे पावर 1 यहाँ पे भी है, 3 पे पावर 1 यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह 1 ही ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? सर जी न्यूनतम घात देखेंगे सब में, दोनों में कौन कौन है? दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, लिख लिए। इसका न्यूनतम 2 पे पावर 3 छोटा है कि 2 पे पावर 1 छोटा है? 2 पे पावर 1 छोटा है ना? तो इसको ले लिए। सर जी 3 पे पावर 1 3 पे पावर 1 बराबर बराबर है, तो बराबर ही ले लिए। तो जवाब होगा कि 2 गुने 3 3 दूनी 6 जवाब होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखना है अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल। सर जी यहाँ पे 2 3 5 3 तरह का आया है। अधिकतम घात 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर 1 ही अधिकतम है, न्यूनतम दोनों बात 3 पे पावर 1 ही है, और यहाँ पे 5 पे पावर 1 ही न्यूनतम है या अधिकतम है ना? तो अधिकतम लेना है, अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल। तो अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो आपका जवाब होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। हाँ हमको पता है एक बार में आपको नहीं आया होगा, टेंशन ना लीजिए, अभी बहुत बार सिखाएंगे। 2 4 4 8 8 24, 24 को 5 के साथ गुना कीजिए, आपका जवाब होगा 5 के 20 और 5 दूनी 10 11 12 120।
तो HCF कितना आ गया बाबू, HCF 6 आ गया है और LCM कितना आ गया है 120 जवाब आ गया है ना। बहुत अच्छी बात, कितने बच्चों को एक बार में आ गया है, कितने मेरे प्यारे भाइयों को एक बार में समझ में आ गया है। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा होगा, HCF उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, इसमें भी हो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों के घर में हो, दोनों के घर में हो, दोनों में सर जी 2 है 3 है। अब न्यूनतम घात, न्यूनतम घात 3 है कि 1 है, सर जी 3 1 है, न्यूनतम घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 हो गया। और सर जी देखिए यह हो गया, यहाँ पे कहाँ पे गए भाई मेरे, यहाँ पे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात, सबसे छोटी बोले या न्यूनतम घात बोले, का गुणनफल है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी बात नहीं, बड़ी घात, बड़ी घात का अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहाँ पे क्या था सर जी, अभाज्य गुणनखंड हमें 3 तरह के दिखाई दे रहे थे, तीनों को ले लिए, बड़ी घात 3 है, 1 और 1 है। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से सवाल को बना लिया ऐसे में जी सर। सर यह सर अच्छा से समझ में आ गया, वाह क्या बात है, एक बार में समझ में आ गया क्या। चलिए तो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बनाइएगा 24 और 24 और कितना 60, 24 और 60 का HCF, HCF और LCM, LCM ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है ना। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। बताइएगा सर आपकी आवाज क्यों इतना भारी हो गए है ना, ऐसा आपके मन में आ रहे होंगे है ना। जैसे कि सोमवार मंगलवार को लगातार 2 क्लास होते हैं, एक आपके और एक 9th के, और दोनों क्लास में जो है ना जूनियर स्टूडेंट जो है ना 9th 10th के बच्चों को बहुत बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है ना, इसलिए आवाज थोड़े से भारी हो जाते हैं। चलिए आइए इधर जवाब देते हैं। सर इसका करना क्या है, सबसे पहले आपको 24 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। सर 24 का अभाज्य गुणनखंड 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। क्या जवाब आया आपका कि सर 24 का अभाज्य गुणनखंड 24 का है ना, तो 2 पे पावर 3, 2 एक बार 2 बार 3 बार, सर 3 कितने बार, 3 एक बार, अच्छी बात सर। 60 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड, सर 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए फटाफट से। सर यहाँ पे 2 तिहाई 6 0, यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या से भाग करना है, भाग तो इस 30 में 10 से भी लग सकता है, इस 30 में 10 से भी लग सकता है कि नहीं, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या है, तो हम अभाज्य संख्या से भाग करना है, हमें 3 से करेंगे 10 है ना, 3 दाई 30, और यहाँ पे सर जी फिर 2 से भाग लगेगा, 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं। यहाँ पे 3 से नहीं 2 से भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे सर जी, 2 से पुनः कर देते, 15 ना 30 हो जाता और 3 5 15 हो जाता, ऐसा भी कर सकते थे। तो आप कहेंगे सर अगर 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 और गुने 5 पे पावर 1 आ रहा है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर। अब आइए हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF क्या हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर HCF में देखेंगे कौन कौन है जो दोनों के घर में है कि नहीं। सर आप कहेंगे कौन कौन है जो दोनों के घर में है, सर जी यह दोनों जो है दोनों के घर में है, इस दोनों को लिख लीजिए, 2 और 3 लिख लीजिए। अब इसमें है कितने तरह का, सर जी 2 और 3 तो दोनों के घर में है, 2 तरह का अभाज्य गुणनखंड है और एक 5 बचा हुआ है, 5, ठीक है ना। देखिए HCF में क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात, सबसे छोटी घात। सर जी 2 पे पावर 3 छोटी है कि 2 पे पावर 2 छोटी है, आप कहेंगे 2 पे पावर 2 छोटी है, लिख लिए। 3 पे पावर 1 छोटी है कि 3 पे पावर 1 छोटी है, सर दोनों बराबर है तो बराबर को लिख लीजिए। तो उभयनिष्ठ देखना है कि कौन दोनों में है, और दोनों में है तो कहते हैं कि छोटका, कहते हैं है ना, कहीं पे भी थोड़ा परिवार में सबसे छोटका को थोड़ा सा ज्यादा मानदान दिया जाता है कि नहीं, परिवार में सबसे छोटका को थोड़ा सा ज्यादा जो है ना सब लाड प्यार देता है, ठीक है ना। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि देखिए छोटका को अपने घर में अपने चाचा के घर में दोनों जगह प्यार मिल रहा है ना। ये दोनों जो है ना 2 3 जो है ना, इसको यहाँ पे भी प्यार मिल रहा है, उसके चाचा के घर में भी प्यार मिल रहा है, लेकिन है ना ये 2 3 को यहाँ पे 2 मान गए, दोनों भाई बहन है, भाई बहन भाई बहन है, लेकिन इसमें एक ये है जो अलग अलग रहता है, सिर्फ इसको प्यार यहाँ पे मिलता है 60 में, लेकिन 2 3 को यहाँ पे भी प्यार मिल रहा है, इस परिवार में भी प्यार मिल रहा है।
लेकिन प्यार तो मिल रहा है, लेकिन जो इसमें से सबसे छोटका है उसको ले लेंगे, है ना, सबसे छोटी। यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ जो हो, उभयनिष्ठ सर जी 2 है 3 है, ले लिए। सबसे छोटी घात कौन है सर जी? सबसे छोटी घात 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 1 है, ले लिए सर। यहाँ पे यही एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंड सर जी 2 पे पावर 2 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है ना। तो इसमें देखेंगे अधिकतम घात कितना है सर जी? 2 पे पावर 3 है सर जी। 3 का अधिकतम घात क्या है? 1 है। 5 का अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो बनाइए, कितना जवाब होगा? 2 दूनी 4, 2 गुने 2 गुने 3 है ना, 2 4 4 3 12 सर जी। 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 5, है ना। कितना जवाब आएगा मेरे भाई? आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 यहाँ पे देखिए 5 15 15 30 3 दूनी 60, 60 दूना 120 जवाब होगा। 12 और 120 क्या है? सही जवाब है। क्या किसी का जवाब आया है? आई एम हु हैड द मिलियन एंड लाइक बाई बिलियन। अच्छा, पता नहीं क्या लिख रहे हो। यहाँ पे जवाब दीजिएगा। क्या आपके 12 और 120 जवाब आए हैं? लाडो तिवारी बंधन के सही जवाब आए हैं। तो क्या आपको यह वाला मेथड पसंद आया है कि नहीं? अगर नहीं आया होगा तो दूसरा मेथड सिखाएंगे, लेकिन वह मेथड सबके लिए लागू नहीं होता है। जैसे 2 अंक का अगर एचसीएफ निकालना है एलसीएम, तब वह मेथड लागू होता है, लेकिन 3 अंक का निकालना हो तब वह मेथड लागू नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि इसी को सीख लीजिए ना। एचसीएफ जब निकालना हो तो देखेंगे उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ देख लेंगे, लेकिन याद रखना पड़ेगा छोटका का ज्यादा वैल्यू है। छोटका 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1, सही बात। लेकिन अगर एलसीएम निकालना हो तो देखेंगे कितने तरह की संख्या है अभाज्य गुणनखंडों के। अभाज्य गुणनखंड सर 3 तरह के हैं, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्लियर है बाबू? क्या सर क्लियर है? अच्छी बात है सर, ठीक है ना। यह सर क्लियर है। आगे आ जाइए, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कितना, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 64 और 32 32 का एचसीएफ दो विधि से इसको बनाएंगे। एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या होगा? जवाब दीजिएगा आप। 64 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको। आप कहेंगे कि सर 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। 64 का क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। कितना होगा सर? यहाँ पे 2 3 6 2 दूनी 4 32, 16 दूना 32 कीजिए आप लोग फटाफट से। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यही आ रहा है ना। हाँ सर, 64 के अभाज्य गुणनखंड में गुरुजी सिर्फ 2 2 का राज है, सिर्फ 2 का राज है। कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 आया है, ठीक है ना। 32 का कीजिए, 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 32 का कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, है ना, 5 बार। 32 का अभाज्य गुणनखंड में गुरुजी 2 पे पावर 5 आ रहा है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। सर एचसीएफ कहता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम न्यूनतम घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ तो सर यहाँ पे 2 है और 5 है, दोनों मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सिर्फ 2 2 का ही राज है, तो 2 तो उभयनिष्ठ है ही, तो 2 लिख लीजिए। लेकिन न्यूनतम घात, न्यूनतम घात इसमें से कौन है? 5 है, यहाँ पे लिख लीजिए। न्यूनतम घात कितना हो जाएगा? 5। 2 पे पावर 5 करेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 2 4, यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है ना। उभय अब इसके लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल। सर जी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तो सिर्फ 2 2 वाला ही है। मान गए यहाँ पे 3 पे पावर 2 रहता तो 2 और 3 दोनों लेते लेते कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ 2 वाला है, तो सिर्फ 2 यहाँ पे लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम, उभयनिष्ठ नहीं बोल रहे हैं, उभयनिष्ठ मान गए यहाँ पे भी सिर्फ रहता 3 पे पावर 2, तो हम यहाँ पे 3 पे पावर 2 लिख लेते, ठीक है ना, और 5 2 पे पावर 5 लिख लेते, नहीं 2 पे पावर 6 लिख लेते, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ 2 वाला बात है तो 2 को ही रखेंगे। 2 पे पावर क्या? अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल 64, ठीक है ना। यहाँ सर सही है। बढ़े आगे, सर आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना, कि हाँ सर बढ़ा जाए आगे। एक और सवाल, एक आखिरी का सवाल यहाँ पे देखिएगा, एक आखिरी का सवाल 102 और 64,
64 नहीं, 102 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, यह ऑब्वियस सी बात है। याद कर करेंगे बताइए। 102, 102 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप कहेंगे 2 पचे 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 17। तो जी 2 3 और 17 आ रहा है, कितना आ रहा है? 102 का एचसीएफ जो है 2 गुने 3 गुने 17 आ रहा है। 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 17 पे पावर 1, है ना। 54, 54 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए, 32 दूना 54, 16 दूना 32, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यही आ रहा है ना बाबू। यहाँ सर जी 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है कितना आ रहा है बताइए। आप कहेंगे 2 पे पावर सही किए है ना, 3 दूनी 6, 2 पे पावर 6 आ रहा है ना। अरे गलत आ रहा है भाई, यहाँ पे कर दे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सर का कर दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे सर 2 दूनी 4 और 27 दूनी 54, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9। आप कहेंगे कि सर जी 2 आ रहा है, 2 पे पावर 1 आ रहा है, गुने 3 पे पावर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना। यहाँ सर जी 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 3 आ रहा है, अच्छी बात है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। देखेंगे जो दोनों के घर में हो। सर जी 102 के अभाज्य गुणनखंड में, 54 के अभाज्य गुणनखंड में कौन दिख रहा है आपको? सर जी 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। सही बात सर जी, इसमें सुनिएगा, हाँ सुनिए 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 सर जी, 2 और 3 लिख लिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। सर जी यहाँ पे ना 2 3 के अलावा एक और दिख रहा है, कौन? 17 बच गया है सर, 17 को लिख लीजिए, हाँ लिख लिए। या एलसीएम में जो दोनों के घर में हो उसको ऊपर एचसीएफ में लिखेंगे, जो दोनों के घर में हो, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हो एचसीएफ में लिखेंगे। सर जो दोनों को लिख लिए, अब जो बच गया, अब जो बच गया, अब जो बच गया उसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। एचसीएफ में क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में सबसे घात कम कौन है। सर जी 2 पे पावर 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सर जी दोनों में घात कम कौन सा है? 3 पे पावर 1 है कि 3 पे पावर 3 है? 3 पे पावर 1 है, तो कितना जवाब हो गया? 2 एकम 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6 जवाब हो गया, है ना। अब देखिए एलसीएम में क्या देखते हैं कि सर जी 2 3 तो दोनों में था, तो एक एक बार लिख लिए, 2 बार नहीं लिखना है। यहाँ पे जो लिखाएगा वो यहाँ पे भी लिखाएगा, देखिए हर जगह वहां पे ऐसा हुआ होगा, 2 2 यहाँ पे भी तो 2 यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए 2 3 यहाँ पे भी तो 2 3 यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे 2 3 यहाँ पे भी है तो 2 3 यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 बढ़ गया है जो यहाँ पे था। अब एचसीएफ ज्ञात करते वक्त क्या ध्यान रखना है? एचसीएफ ज्ञात करते वक्त ध्यान रखना है जो दोनों में हो लेकिन न्यूनतम घात हो, सबसे छोटी घात हो। सबसे छोटी घात 2 पे पावर 1 है, सबसे छोटी घात 3 पे पावर 1 है। एलसीएम में क्या है? जो सबसे बड़ी घात हो, सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 1, सबसे बड़ी घात 3 पे पावर 3, सबसे बड़ी घात 17 पे पावर 1, सबसे बड़ी। यहाँ पे छोटी घात, यहाँ पे क्या देखते हैं? एचसीएफ में देखते हैं उभयनिष्ठ, 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 उभयनिष्ठ का छोटी घात, है ना, छोटी घात, छोटी घात, सबसे छोटी घात, है ना। और यहाँ पे देखते हैं क्या? सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात किसका? अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात, बड़ी घात। तो आपका जवाब होगा कि सर इसको गुना कर लीजिए, कितना गुना होगा? आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे कितना आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 17, यही जवाब आएगा ना। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17, कितना जवाब आ जाएगा बताइए जरा। आपका जवाब होना चाहिए कितना? 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए 17 ते 51, 17 ते 51, और 51 दूना कितना होता है बाबू? 102 होता है। 102 को 9 के साथ गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 9 में 0 1 1, 9 9 एकम 9, 918। कितना जवाब आ रहा है बाबू? 918। किसी का जवाब आया है क्या? बहुत अच्छा सर, डाउट है देखिए, हाँ डाउट देखते हैं ना, कितना आ गया? 918 सही जवाब आ रहे हैं। हम्म। जयशंकर के सही जवाब है, रूपम कुमारी के सही जवाब है। आइए थोड़ा डाउट चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, डाउट चेक कर लेते हैं।
सर हम नहीं समझे, फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा दिए ना बाबू पूजा। सर एलसीएम के डेफिनेशन का अर्थ समझा में नहीं आया, प्लीज समझाइए बाबू। अब समझने का वक्त चला गया, छठी क्लास में पढ़ना था। यहाँ पे सर DS5 स्टार कॉन्सेप्ट दीजिए। हाँ DS5 स्टार कॉन्सेप्ट भी देते हैं, रुक जाइए। यहाँ पे सर लगता है कि आपका तबीयत ठीक नहीं है। अनिश यादव, नहीं तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, एकदम फिट है ना। सर क्लास कब खत्म होगा? खत्म कर दे बाबू अनिश। यहाँ पे सर आज वीडियो कॉल करना है, नहीं इस स्टूडियो से वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सिस्टम नहीं है उसमें। ऑपरम जैसा होगा क्या? प्रना प्लस ऑपरा, क्या लिखना है? प्रमेय प्लस अप्रमेय जैसा, पता नहीं क्या लिख रहे हो। यहाँ पे सर मेरा सभी सही क्वेश्चन था, लेकिन मेरा क्लास लेट चल रहा है। ओहो सर आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं तबीयत ठीक है बाबू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछिए शुरू में। हाँ पूछे तो है सर। पोल कब से होगा? पोल कराए तो है भैया। चलिए बढ़िए आगे। 306 आएगा, एक बच्चे का 306 आएगा, नहीं 918 आएगा। ए बाबू मानसी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी मानसी प्यारी बहन पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी सर मैं लेट हो गया हूँ। अच्छा कोई ना बाबू ज्योति। चलिए इधर आइए। कितने बच्चों को यह समझ में आ गया है? एक बार यस लिखेंगे, एक बार जिनको नहीं समझ में आ रहा है नो लिखेंगे, जरूर से जरूर लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखेगा, अगर समझ में आ गया तो यस लिखेगा। नहीं समझ में आया तो हमारे पास और भी तरीका है समझाने का। नहीं समझ में आया हो तो मेरे प्यारी भाइयों एवं बहनों, हमारे पास और भी तरीका है समझाने का। आप जरा बताइए समझ में आया कि नहीं आया, है ना? जरा बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताइए। यस सर आ गया है। मधु को आ गया है, सदाब को आ गया है, सत्यम को आ गया है, सबीला को आ गया है, आदित्य को आ गया है, अभी सभी बच्चों को आ गया है। आई लव PW, बहुत अच्छी बात है बाबू। अश्विनी, अदिति, सभी सभी बच्चों को आ गया है। यस यस यस, अरे कोई कोई यस नो में भी है। चलिए तो इसका मतलब सबको आ गया है, तो इसी मेथड को रहने देते हैं, है ना। दूसरा मेथड क्यों सीखे? यह ओरिजिनल मेथड है, सीखे ना बाबू, यह ओरिजिनल मेथड है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ना, ये ओरिजिनल मेथड है। इस मेथड से एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं आता है, ठीक है ना। और भी मेथड है, और भी थोड़ा 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 हम लोग ने ट्रिक बनाया है, लेकिन उससे सभी सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हमें लगता है कि अब दूसरा मेथड नहीं सिखाना चाहिए, यही मेथड सही है, बेहतर बेहतर मेथड है, और इसी मेथड से आप बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अलग करते हैं। यहां पे देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है यहां पे। दो लिखिएगा, दो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल। एक कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, जो है ना उनके लसा लसा गुने मौसा के बराबर में होता है। नहीं समझे ना आप? नहीं समझे ना? आइए हम समझाते हैं। देखिएगा दो गो संख्या लेते हैं, जैसे मान गए बाबू, दो गो संख्या मान गए, एगो ए संख्या लेते हैं, एगो ए बी संख्या लेते हैं, और दोनों का गुना करते हैं, ठीक है ना। दोनों का क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे मान गए यहाँ पे हम 32 ले लिए, और एक 54 ले लिए, ठीक है ना। इस दोनों का गुना करेंगे, क्या करेंगे? 32 और 54 का, 32 का 32 और 54, 32 का 54 के साथ गुना करेंगे, दो गो संख्या का गुणनफल करेंगे, ठीक है ना। या एलसीएम निकालेंगे, किसका? 32 और 54 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम 32 और 54 का, ठीक है ना। यहाँ पे तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके मौसा, समझ में आ रहा है ना। एचसीएफ, एचसीएफ मसा गुने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, या मसा गुने लसा। एचसीएफ ऑफ क्या? ए बी, है ना। यहाँ पे लसा लिखे तो एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है ना। और गुने एचसीएफ, क्या? एचसीएफ और ए बी के बराबर में होता है। यह शॉर्टकट थोड़ा तरीका हो गया। सर हमें यह बात अभी चमका नहीं, है ना, आइए हम चमकाते हैं आपको। आप जो है ना सबसे पहले आप हमें 32 का 54 के साथ गुना करके बताइए कितना जवाब होगा। कितना? 32 का 54 के साथ। सर आइए गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सर 5 दूनी 10, 4 ते 12, 12 10 कितना होता है? 12 10, 4 ते 12, 5 12 10 22 का 2 हासिल 2, 5 ते 15 और 5 ते 15 2 17, 1728 आएगा गुरुदेव। कितना आएगा?
कितना आएगा बताइए, 1728 आएगा। अब इस मामला को यहीं पे रोक देते हैं। आप लोग का गुना स्लो है ना, हमसे ट्रिक से बनाए हैं गुना, या ट्रिक आपको नहीं आता है क्या, सिखा देंगे कभी। 32 को 54 के साथ गुना करेंगे 1728 आएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए कुसुम के सही जवाब है। और भी मेरी प्यारी बहन का एक अर्चना का क्या नाम, आराधना शायद नाम था, आराधना का सही जवाब है। अब हमको करना क्या है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। 32 का एचसीएफ निकालिए और 54 का एचसीएफ निकालिए। क्या करेंगे सर जी, 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, है ना। 54 का निकालिए सर जी, यहाँ पे 2017 दूना 27 दूना 54, 3 9 27, 3 3 9। अब हाज गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सर जी। 2 पे पावर 1 2 3 4 5 आया, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुने सर जी 2 पे सॉरी 2 पे पावर 5 सही है। इसका किए तो सर जी 2 पे पावर 1 गुने 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 3 पे पावर 3। एचसीएफ कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिन्हें एक बार में नहीं समझ में आया है मेरे प्यारी भाइयों एवं बहनों, इधर ध्यान से देखिएगा। हम देखेंगे कि इसमें कौन जो है ना, कौन सी अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है। सर जी 2 दोनों में है, 3 दोनों में है क्या, नहीं सर 3 दोनों में नहीं है, 3 सिर्फ इस वाले 54 में है। तो इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 2 तो दोनों में है, लेकिन हम 2 पे पावर 5 ले कि 2 पे पावर 1 ले, या कंफ्यूजन की बात है, तो जो सबसे छोटी घात है उसको ले लीजिए। 2 जवाब होगा एचसीएफ। सही से बनाया है ना। 16 दूना 32, कोई तो छूटा नहीं है ना भाई। 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 3 4, सही तो बनाए हैं, सही है। चलिए अब जो है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के, इसको इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में है अभाज्य गुणनखंड है कि न्यूनतम घात, जो सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात तो 2 पे पावर 1 है, तो लिख लिए। अब जो है एलसीएम की बारी आई है। एलसीएम क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपका जवाब होगा कि सर जो दोनों में जो आया है उसको तो एक बार लिखना ही है, सर जो दोनों में आया है उसको तो एक बार लिखना ही है, जो बच गया उसको भी एक बार लिख लेना है। अब छोटी घात नहीं देखेंगे, अब बड़ी घात देखेंगे। सर जी 2 पे पावर 5 बड़ी है और 3 पे पावर 3 बड़ी है। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो एचसीएफ में एचसीएफ में जो आएगा वो तो यहाँ पे लिखाएगा ही, बाकी जो बच गया उसको भी लिख लीजिए। लेकिन अब की बार छोटी घात का नहीं, अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी घात। एलसीएम में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, बड़ी घात। लेकिन उभयनिष्ठ का नहीं सर जी, यहाँ पे भी तो सबसे छोटी घात यहाँ पे है सर जी, यहाँ पे 3 का तो कोई मामला ही लिए ही नहीं। और यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी छोटी घात। लेकिन एक शर्त है, इसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, है ना, उभयनिष्ठ होना चाहिए। यहाँ पे सभी में से किसी में से भी, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। आपका जवाब होगा आगे, या इस तरह लिखना अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है ना, उतना सही नहीं है, नहीं तो छोटी उभयनिष्ठ लिखना पड़ेगा ना। अब आप कहेंगे सर गुना कीजिए ना, गुना कीजिए, कितना आएगा। 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो शायद 32 आएगा। कितना आएगा, 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 4 9 30, 27 आएगा। 32 को 27 के साथ गुना करेंगे, 32 को अगर 27 के साथ गुना करेंगे कितना जवाब आएगा बताइए। 27 दूनी 54, 2 से भाग कर दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12, 2 चौके 8, 864 आएगा। या करके देख लीजिए, यहाँ पे 32 को 27 के साथ गुना करना है, कितना को, 32 को 27 के साथ गुना करना है। देखिएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21, 2 दूनी 4, 21 4 कितना होता है 25, और 1 कितना होगा 26 का 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, 864, 864 आया है। कितना आया है, 864। अब देखिए यह जो रूल कहता है, यह जो नियम कहता है, ठीक है ना, ये नियम यह कहता है हम किस किस संख्या का एचसीएफ निकाले हैं। सर जी हम 32 और 54 का एचसीएफ निकाले हैं। तो यह नियम कहता है कि अगर 2 को संख्या का अगर एचसीएफ अगर आप गुणनफल कीजिएगा तो वही मान आएगा जो उनका एलसीएम और एचसीएफ कीजिएगा। मतलब एलसीएम ऑफ ए बी, है ना, दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, या इस तरह बोल सकते हैं 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ ए बी गुणे एचसीएफ,
ऑफ ए बी के बराबर आएगा। अब करके चेक करते हैं बराबर आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे ए के जगह पे क्या है 32 है, बी के जगह पे क्या है 54 है, बी के जगह पे क्या है 54 है। यहाँ पे एलसीएम कितना आया है सर जी, यहाँ पे अब 32 को 54 के साथ गुना करेंगे तो जो आएगा उतना ही इधर भी आना चाहिए। तो एलसीएम कितना आया है 864 और एचसीएफ कितना आया है गुने 2। ए और बी, ए के जगह पे 32, बी के जगह पे 54, ए और बी का एलसीएम निकाले हैं तो 864 आया है। ए और बी का एचसीएफ निकाले हैं तो कितना आया है 2 आया है। अब इधर वाला गुना करके देखिए 32 को अगर 54 के साथ गुना कीजिएगा 1728 आएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब इधर भी इसको भी इसके साथ गुना करेंगे तो 1728 आना चाहिए, आना चाहिए ना। लसा गुने मसा के बराबर में आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 आ रहा है ना बाबू। समझ में आ गया कि हाँ सर ये तो क्लास 6ठी क्लास में पढ़ना था, सच में 6ठी क्लास में पढ़ना था। बाकी आप लोग को पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया तो आप जानेंगे। हम तो जब पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल था, उसमें तो हम 6ठी क्लास में इस बात को पढ़े थे, है ना। चलिए, या 6ठी से पहले भी नहीं, 6ठी में ही पढ़े थे। तो आप कहेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, या बोले तो ए गुने बी बराबर ए और बी का एलसीएम गुने ए और गुने ए और बी का एचसीएफ। इसको आप हिंदी में याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा या एलसीएम गुने से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने मौसा, मौसा मतलब एचसीएफ, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया है मेरे भाई आपको यह बातें कि हाँ सर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया ना यह बात जो हो रहा था कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। सोनम कुमारी बहुत अच्छी बात है। ज्योति रेशमी बहुत अच्छी जवाब। सर मेरा पूरा सरकारी स्कूल से ही हूँ। अच्छा मैं सरकारी स्कूल से, कोई बात नहीं बाबू, तो इसलिए तो हम इतना डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, है ना। सरकारी स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखकर ही हमारे सभी क्लास होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक अभाज्य गुणनखंड तक सिखा रहे हैं हम आपको। तो यह वाला बात सभी को क्लियर हो गया है ना। एक बार जो है ना एक प्यारा सा हट भेजिएगा कि सर ये वाला लीजिए, है ना, है ना, ए वाला लीजिए सर। हाँ के वाला, ए वाला दिल, ए दिल 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 फटाफट से, है ना। हाँ, और आप लोग अपना रेटिंग वगैरह देते रहेंगे, ठीक है ना। आपकी रेटिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी, जिससे हमें पता चलता है कि आप कितना हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद। नाम तो आपका नहीं देख पाए लेकिन दिल से धन्यवाद। है ना, दिल से धन्यवाद। जो रेटिंग करने का ऑप्शन रहता है वहां पे टिक लगाने वाला रहता है ना, उस सब पे आप टिक लगा सकते हैं। जिस तरह जैसे आप रेटिंग करेंगे ना 5 स्टार, उसके नीचे जैसे ही 5 स्टार पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा सर, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा टिक लगाने वाला, फटाफट से सब पे टिक लगा देंगे ऊपर से नीचे तक, है ना। नीचे आएगा कुछ लिखने वाला, गुड, वेरी गुड, नाइस, कुछ भी लिख सक देंगे, समझे ना। नाइस, गुड, वेरी गुड, क्लास, इस तरह कुछ भी लिख देंगे। और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट, इस तरह से कर सकते हैं। ये सभी बताना पड़ता है ना, कमेंट करना हम सिखाते तो ये भी तो हम ही को बताना पड़ेगा ना, है ना। नहीं तो कितना को पता भी नहीं होगा कि रेटिंग करते कैसे है। टिक लगाने के लिए क्या आता है, उस पर लिखा रहता है एब्सोल्युटली गुड, वेरी गुड, है ना, नाइस वर्क, है ना। तो इसका मतलब सब अच्छा अच्छा ही लिखा रहता है। अगर 5 स्टार पे क्लिक करेंगे तो 5 रेटिंग देंगे तो उस पर सब कुछ गुड गुड ही रहता है, तो उस पर सब पे टिक लगा सकते हैं और लास्ट में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सर हम रेटिंग हमेशा करते हैं और आपको 5 स्टार देते हैं। धन्यवाद बाबू, दिल से धन्यवाद ज्योति, बहुत अच्छा। चलिए और भी एक बच्चे हमने लिखा था, सर यू आर गुड टीचर, धन्यवाद बाबू। काजल धन्यवाद। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव सवालों, नहीं इस ऑब्जेक्टिव को, हाँ ये करते हैं, आइए करते हैं, आइए, है ना। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम देते हैं। क्या करना है सर जी, इस दोनों का लॉसा निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, सर यहाँ पे 2 गो दिया हुआ है। सर मान गए कोई संख्या ए है, मान गए ए के जगह पे गुना करके लिख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपको गुणनखंड दिया हुआ है। तो एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए सर हम आपको हमेशा 5 स्टार देते हैं। अदिति दिल से धन्यवाद, मेरी प्यारी बहन दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, है ना। सर मेरा भी पोल क्यों नहीं आता है, पोल आता नहीं बाबू, कमेंट करेंगे ना, ए बी सी कुछ भी क्या बोलेंगे, कमेंट करेंगे आप, जैसे आपके वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा तो यहाँ पे ले लेगा। पोल आपके पास जाता नहीं है
है ना। यहाँ पे आइए, आप कहेंगे सर जी हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ गुणनखंड का जरूरत होता है ना। सर अब 5 नंबर क्वेश्चन बताइए। हाँ सब बताएंगे ना, हाँ हाँ उसको भी, अरे उसको भी बताना है ना, सही याद दिला दी मेरी प्यारी बहन, है ना भाई मेरे, है ना बांके बिहारी। देखेंगे सर जी हमें गुणनखंड का सिर्फ जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे गुणनखंडे तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर जी 3 पे पावर 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है 5 पे पावर 1। बी की जगह पे क्या है 2 पे पावर 4 गुने 5 और गुने 7, है ना। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है सर, हमें एचसीएफ नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, देखिए एचसीएफ ज्ञात करना रहता तो देखते कौन कौन दोनों के घर में, तो यह 2 दोनों के घर में है और यह 5 दोनों के घर में है ना, दोनों के गुणनखंड में है, तो यहाँ पे लिखते 2 और यहाँ पे लिखते 5। और फिर देखते इसमें सबसे छोटका कौन है, जो छोटका रहता है उसका ज्यादा इज्जत रहता है यहाँ पे। सर जी 2 पे पावर 3 छोटा है ना, और यह 4 लिखा हुआ है। और सर जी यहाँ पे 5 पे पावर 1 यहाँ पे भी है, 5 पे पावर 1 यहाँ पे भी है। तो एचसीएफ से हमें मतलब नहीं है, एलसीएम से मतलब है। देखेंगे सर इसमें कितने तरह का गुणनखंड है, सर जी 2 है 3 है 5 और 7 है, 2 3 5 और 7 है। तो 2 5 तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो 2 5 आप पहले से लिख लीजिए। 2 और 5 तो दोनों में है सर जी, 2 और 5 तो दोनों में है, बच गया कौन, 2 और 5 तो दोनों में है, 2 और 5 तो दोनों में है, 2 और 5 तो दोनों में है, तो यहाँ पे लिख दिए। जो बच गया उसको यहाँ पे लिख लीजिए, 3 पे 3 और 7। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़का बड़का कौन है सर जी, सबसे बड़ा वाला 3 है, 5 पे पावर 1 बड़ा है, 3 पे पावर 1 भी बड़ा है और 7 पे पावर 1 भी बड़ा है। सबको गुना कर लीजिए, गुना करेंगे आएंगे 2 2 4 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 को गुना कीजिए 7 3 21 के साथ, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, 480 आएगा। हमने पोल स्टार्ट नहीं किया था क्या, ओहो गलत हमने कर दिया क्या, 2 4 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और 7 3 21, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ओ ओ सॉरी यहाँ पे 4 है ना सर, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। सर जी यहाँ पे सबसे बड़ी घात लेना था ना, यहाँ पे हमने क्या बोला आपको कि सबको लिख लेना है सबसे बड़ी घात, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने 2 पे पावर 3 लिख लिया है, सॉरी यहाँ पे आप कहेंगे सर जी सबसे बड़ी घात लिखना था ना, हम बोले भी है सबसे बड़ी घात, आप कहेंगे 2 पे पावर 4 है ना। तो अब देखिएगा 2 पे पावर 4 कितना होता है, गुना कर लीजिए, 2 पे पावर 4 गुना करेंगे 2 4 4 8 8 16 16 85, 2 4 4 8 8 16 16 25 80, 80 को गुना कीजिए 7 3 21 के साथ, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1680 जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सॉरी पोल स्टार्ट नहीं किए थे, क्या हो जाएगा 1680 सर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है ना। 1680 क्या है, तो एचसीएफ हम सिर्फ एलसीएम नहीं पूछा गया था, एचसीएफ नहीं पूछा गया था, एलसीएम पूछा गया था। ये सवाल आप लोग बना पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो है ना, अब हमें कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम आपको भेज देंगे या अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले और कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे लास्ट में, लेकिन थोड़ा सा अब हम आते हैं इस सवाल के ऊपर, क्योंकि इस सवाल अगर एनसीईआरटी बुक में दिया है तो करना तो जरूरी है। आइए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं, 4 का अगर घन 3 ही लेते हैं, 3 का अगर घन करेंगे कितना आएगा, घन करने आता है ना 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 27, 27 आ रहा है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक के घन में 9 से अगर भाग करे, 9 से भाग करे तो का तो शेषफल 0 आएगा, देख रहे हैं ना 9m, शेषफल कुछ भी नहीं है। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, सर जी बी क्यू प्लस आर, सर जी बी के जगह पे 9 है, भाग दे रहे हैं, क्यू के जगह पे एम है और आर के जगह पे यहाँ पे 0 है, आर के जगह पे यहाँ पे 1 है ना। तो क्या तो शेषफल 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। आइए करके देखते हैं, 27 में 9 से भाग करते हैं, 9 3 27, ओ माय गॉड सर शेषफल सच में 0 आ रहा है, ओहो अच्छी बात है सर। कोई दूसरा लेते हैं, 4 का लेते हैं, है ना, 4 का क्यूब कितना होता है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में 9 से भाग दीजिए, 100% शेषफल 0 या 1 आएगा। यहाँ पे 1 आने वाला हमें दिख रहा है। कितना 64 में कितना से 9 से भाग देना है, 9 से 9 9 छक 54, 9 सते 63, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू 1 आ रहा है। तो इसको अगर 27 को हमें बड़े प्यार से लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 3 प्लस 0 छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिएगा
इसको लिखना हो, 64 को लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर जी, 9 गुने 7 और +1, ठीक है ना। यह क्या था सर जी, यह 3 का घन था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यह 4 का घन था। तो देख रहे हो बाबू, सर यहाँ पे b के जगह पे क्या है सर, b के जगह पे 9 है, यहाँ पे q के जगह पे क्या है, m सर जी, बी क्यू प्लस आर के जगह पे क्या है, 1 है, यहाँ पे r के जगह पे क्या है, 0 है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग किया जाए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन किया जाए और उसमें अगर 9 से भाग किया जाए तो 0 या 1 आता है। यह डीप लेवल का बात है, सिर्फ अगर सवाल करा देते ना, हवा तक नहीं लगता, रटना पड़ता। लेकिन मीनिंग इसका यह है, मीनिंग इसका क्या है हमने आपको समझा दिया, और शायद ही कहीं पे आपको, कहीं पे भी किसी भी वीडियो में शायद ही कहीं पे समझाया गया है। तो हमने आपको यह बात समझा दिया है। अब आइए, इसका प्रूफ बड़ा लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा मेहनत शिद्दत के साथ आपको देखना होगा, बहुत शिद्दत के साथ देखना होगा। आइए लिखते हैं, माना कोई, क्योंकि इसका लंबा सवाल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2-3 स्टेप करके छोड़ देंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, या पूरा भी करा देंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है ना, तथा क्या करते हैं, तथा b बराबर, सर b बराबर 9 ले लीजिए, नहीं लेंगे 9, अगर घन वाली बात आ जाए, सर हम बना है, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे देखेंगे b बराबर सर 9 ले लीजिए, 9 नहीं लेंगे सर, b बराबर अभी तो आप 9 ले रहे थे, नहीं लेंगे 9, 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे घन वाला में आप बात याद रखिएगा कि b बराबर, घन वाला में आप बात याद रखिएगा कि b बराबर 9 नहीं लीजिएगा, 9 लीजिएगा ना, शेषफल 0 1 2 3 4 5, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएगा। अब 0 से लेकर 8 तक डाल 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 कर देखना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, b बराबर 3 लेंगे, क्या लेंगे, b बराबर 3 लेने पर, 3 लेने पर क्या हो जाएगा। अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बाबू क्या है बताइए। आप कहेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, क्या है, बी क्यू प्लस आर है, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, b से छोटा r। सर हमें तो b का जगह पे 3 लेना है, क्या लेना है b के जगह पे, सर b के जगह पे 3 लेना, 3q प्लस आर। तो क्या हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा बाबू, 0 से बड़ा या बराबर r, सर b के जगह पे आपने 3 ले लिया, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अतः r बराबर, r का मान क्या क्या हो सकता है, सर 2 घंटा तक पढ़ाइए, ओके, इनको बोलने दीजिए। कौन बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या कोई, सर क्लास कब खत्म होगा, कृति, बस इस सवाल को करा के खत्म कर देंगे आप अगर चाहते हैं तो। हम तो ये चाहते हैं ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा दे, हम इतना पढ़ा दे कि आपको कोई बुक बनाने में कोई दिक्कत ना हो, हमारी तो यही मानसा है ना। तो हम काहेला ऑब्जेक्टिव सवाल कराते आज की क्लास में, ना कराते, है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव लास्ट में करा देते। सर मेरा पीडब्ल्यू मैथ का पहली क्लास है, ओहो पहली क्लास है, तो आप पीछे के क्लास भी जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है ना, और वास्तविक संख्या का 1 से लास्ट तक क्लास कीजिएगा। चलिए हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी बच्चों के सभी तरह से बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ करा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर समझाया जाए, अपना तो यही प्रयास होता है। बाकी आप कितना तत्पर है तो आप जानेंगे, है ना। सिर्फ पढ़ा बता देना, कैलकुलेशन कर देना अगर रहता तो आप बुक से भी तो देख सकते थे ना, है ना। बहुत जगह तो आप यहाँ पे, बहुत जगह तो आप हो सकता है आपने कहीं ना कहीं जरूर अभी तक पढ़ा होगा, इस सब चीज को कहीं ना कहीं जरूर आपने पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। आप में से 99% स्टूडेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि आपने वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ लिया है ना, हमको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, हमको सब पता है, 99 का बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको यह बात नहीं पढ़ाया गया होगा, ये हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, चैलेंज, है ना। शायद एक किसी को पढ़ा दिया गया होगा, अलग बात है, कहीं बहुत मेहरबान कोई शिक्षक रहे होंगे तो, ठीक है ना। बाकी बात कहीं पे आपको समझाया गया नहीं होगा इतना डिटेल्स में, ठीक है ना। तो हम अपनी पूरा शिद्दत लगा रहे हैं, आप भी अपनी शिद्दत लगा दीजिए, आप भी पूरा तत्परता दिखा दीजिए, ताकि आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये आर का मान क्या क्या हो सकता है, सभी बच्चे जवाब दीजिए। आर का मान क्या क्या हो सकता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। जी सर बात सही है ना, हमें पता है ना, बिल्कुल पता है। चलिए तो यहाँ पे आर का मान क्या क्या हो सकता है, सर जी आर का मान 0 हो सकता है,
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है कि नहीं? 3 से छोटा लेना है सर, 3 से छोटा लेना है। पढ़ाया गया है सर, अच्छा रितेश को पढ़ाया गया, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है सर। हम भी आज से ही क्लास करते हैं। रणधीर, ओहो रणधीर, तो पीछे के क्लास को जरूर कर लेना, नहीं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सर जी। आर का मान 0 1 2, अब कहाँ डालना है आपको पता है, आपको बहुत भली भांति पता है कि सर आर का मान यहाँ पे डालना है। पिछली 2 क्लास में तो हम लोग यही कर रहे थे, पिछली क्लास में तो हम लोग ने यही किया था। आर का मान आर बराबर 0 लेने पर क्या हो जाएगा बाबू? ए का मान हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस 0। तो 0 का तो कोई गया बात है, ए बराबर 3q लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसका घन की बात किया गया है ना? इसे पिछली वाली जो सवाल किए थे क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे वर्ग किया गया था, 4 या 3, वहां पे वर्ग किया गया था, यहाँ पे घन किया गया है। तो बस यहाँ पे घन कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू? घन कर दीजिए। घन करेंगे, घन करेंगे, क्या लिखा हुआ है बाबू? 3q, है ना? 3q, इसका घन करेंगे, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर घन करेंगे तो यह हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, 27 क्यूब का, इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, आइए आगे देखिएगा, है ना सर? इसको यहाँ पे ए क्यूब का जो मान आया है 27 क्यूब का, यहाँ क्यू का क्यू पे पावर 3, इसको हम लोग अगर ऐसे प्यार से लिख दे तो 9 3 27, 9 क्यूब यहाँ पे, है ना? इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? सर काहे इस तरह लिख रहे हैं? काहे कि हमको न किसी तरह से कोई भी तिक्रम लगा करके, कोई भी दिमाग लगा करके हमको 9m या 9m+1 का रूप का लाना है। तो सर यहाँ पे 9m+1 के रूप का तो नहीं ला सकते, लेकिन 9m के रूप का ला सकते हैं। अब देखिए 9 और 3 क्यूब पे पावर जो क्यूब है ना, क्यूब जो क्यूब पे पावर 3 जो है, इसको हम m मान लेते हैं, है ना? क्या कर लेते हैं? 9m, मतलब क्या हो गया? 9m हो गया। यहाँ पे आगे इसको मिटा दे, क्या मिटा दे इसको? कि हाँ सर मिटा दीजिए ना, है ना? चलिएगा, नहीं मिटाते हैं, है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं माना, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं माना 3 क्यूब बराबर m, है ना? जहां m कोई पूर्णांक है, ये बात हम बहुत बार से लिखा रहे हैं आपको, आप समझ जाइएगा। तो यह देखिए हमने इस रूप में दिखा दिया। अब बात है दूसरा, क्या हो जाएगा सर जी? सर क्लास कब इंड होगा? इस सवाल को करने के बाद इंड हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छी बात है। चलिए आर बराबर 1 लेने पर, क्या होगा बाबू? आप कहेंगे सर यहाँ पे ए बराबर 3q प्लस, क्या हो जाएगा? 3q प्लस आर का मान कितना होगा? 1 होगा। सही बात है सर, लेकिन सर हमें जो है ना, इसका घन करना है। क्या करना है? घन करना है। ए का क्यूब 3q प्लस 1। अब किसको आप में से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है? आप में से किनको यह फॉर्मूला याद है? कौन सा फॉर्मूला गुरुदेव? आप कहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, है ना? इसका फॉर्मूला यहाँ पे न लिख करके यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, क्या फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना? इस तरह से आपको याद होगा या इस तरह से याद होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दोनों बात सेम ही है। देखिए यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब, 3ab को a के साथ गुना करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, 3ab को b के साथ गुना करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों बातें सेम है, इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अभी बहुत बार आएगा यह फॉर्मूला, क्लास 10th में यह फॉर्मूला बहुत बार आता है। समझ में आया कि हाँ सर आ तो गया है? आप इतना अच्छा से बताएंगे तो आ तो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, गुना करके लिख लीजिए। 3 3 9 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 3 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 9 9 क्यूब। सर हमें जो है ना कोई भी दिमाग लगा करके, गुरुजी हमें जो है ना कोई भी दिमाग लगा करके 9m या 9m+1 के रूप का करना है। सर यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसका मतलब यह 9m+1 के रूप में किया जा सकता है। अब आपको थोड़ा सा करना क्या है,
थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा इसको सही से, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेना है, 9 क्यूब है ना, और +1 को साइड में कर लीजिए। अब इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 क्यूब का क्यूब, और 9 3 27 क्यूब का स्क्वायर, और प्लस 9 एकम यहाँ पे 9 एकम 9, 1 क्यूब हो जाएगा, है ना। 9 में 9 से भाग करेंगे, क्यूब बचेगा +1। अब आपको भी पता है करना क्या है सर, पिछले 2 सवालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि आप इसको m मानेंगे, क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9m + 1। सर यह m कहां से आ गया, हमने इसको मान लिया, क्या किया, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर में m। m कोई क्या है, पूर्णांक है, लिख लीजिएगा m क्या है, m कोई पूर्णांक है, माना, यहाँ पे लिख सकते हैं माना, ठीक है ना। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ जाए कि हाँ सर, अब देखिए 9m + 1 आ गया है। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, r बराबर 2 लिखिएगा, क्या लीजिएगा, r बराबर 2 लेने पर, यह काम आपका है, कर लेंगे ना। r बराबर 2 लेने पर क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखेंगे क्या, a बराबर 3q + r है ना, a बराबर 3q + r के जगह पे 2। अब इसका घन करना है, घन करके आपको करना क्या है, ठीक है ना बाबू, हर हाल में आपको 9m + 1 के रूप का लाना है। ला लेंगे ना आप लोग, क्या सर ला लेंगे, क्या है इसमें, इसको फिर जो है वही बात है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तोड़ेंगे, और हर हाल में एक को अलग कर देंगे, या 9m का रूप का है तो 9m का रूप ला लीजिएगा। हमको लगता है कि 9m + 1 के रूप का आएगा, तो आप इसको कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद लिखिएगा अतः सभी धनात्मक विषम या सम नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी सम या विषम हो, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 के रूप का होता है। एक हमें DS 5 स्टार कॉन्सेप्ट लिखाने हैं, 9m या 9m + 1 के रूप का होता है, इसको कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा ना। सॉरी, हैप्पी बर्थडे तनु, ये सब कौन क्या कर रहे हैं तुम लोग, कौन कौन बात कर रहा है, तन्नू, यस सर गलत, एस सर जी क्लियर्ड। चलिए अंश कुमार, लाडो तिवारी सर जी हाँ सर, मेरा नाम लीजिए ना, हर्ष कुमार सर। चैट में बर्थडे चैट हो रहा है, श्रुति यादव, हाँ यही तो देख रहे हैं हम, ये जो है प्रतिभा कुमारी, हैप्पी बर्थडे तनु, चलिए हैप्पी बर्थडे तनु, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहन, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, कल से कोई किसी का बर्थडे विश नहीं करेगा, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर, यह बातें समझ में आ गई क्या, यह बातें इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 का, यहाँ पे इसको लिख लेना है आपको, इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 का हो गया है द एंड, और प्रश्नावली 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने, या वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात है सर, आपने ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है सर, आपने इस प्रश्नावली का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है। और इसके बाद शुरू हुआ है खेल, सर किसका खेल शुरू हुआ, हाँ ये वाला जरूर से जरूर आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, या 9th क्लास का काम था, हमने 10th में आपको सिखा दिया, ठीक है ना। और इसके बाद बढ़ते हैं बाबू, ये वाला सब तो ऑब्जेक्टिव हमने आपको करा ही दिया है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव भी हमने करा दिया। इसके बाद अंकगणित का मूलभूत प्रमेय भी बोलते हैं, या भारतीय भवन बुक को खोलेंगे तो आपको दिखेगा अंकगणित का आधार नहीं, एनसीईआरटी में आधारभूत प्रमेय दिखेगा, भारतीय भवन में मूलभूत प्रमेय दिखेगा, दोनों बात सेम है, और इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिखेगा। सर यह बातें हमें समझ में आ गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है, गुणनखंड वाली बात है, ठीक है ना। इसके मदद से एचसीएफ कैसे निकालते हैं गुरुदेव, इसके मदद से एलसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस बात को हम लोगों ने सीखा है, और यह आपके लिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप जो है ना एकदम जरूर से जरूर लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो यह डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद आते हैं यह वाला कॉन्सेप्ट के बारे में कि सर यह जो है एसएफ यहाँ पे निकाले, और यहाँ पे यह वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे तो हर बार जो है ना एग्जाम में आपके एग्जाम में हर बार जो है 2 सवाल इस पे रहते ही हैं। सर यह वाला बातें क्लियर हो गई है। चलिए, और यह वाला ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने कर लिया है। तो अब जो ऑब्जेक्टिव बच गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव कल जो है
और भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। प्रश्नावली 1.1 जो है ना अपना समाप्त हो गया है। अब आपका काम है प्रश्नावली 1.2। आप जो है ना प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को बनाने के लायक हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्या हो गया है बाबू? हर्ष बताओ कि सर जी आप जो है प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को बनाने के लायक हो गए हैं। तो आप जो है ना उस प्रश्नावली को बनाइएगा और जितना चीज हमने आपको लिखाया है उन सब चीज को सबसे पहले आज जो है रात में नोट्स बनाइएगा। कल सुबह में किसी समय तक प्रश्नावली 1.2 के सवालों को बनाइएगा। यह आपके लिए होमवर्क क्या है सर जी? मॉड्यूल से होमवर्क नहीं देना है अपना। ये कहाँ से आ गया भैया? ये जो है प्रश्नावली 1.2 को बनाना है आपके सामने, ठीक है ना? कैसा लगा आज का क्लास जरा बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास आपको कैसा लगा? सर ऐसे में जी पहले से ही लिख रहे हैं सर। सर 5 रेटिंग क्लास सर, वाह वाह क्या बात है सुधीर। चलिए तो सागर कुमार बाबू पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है ना? चलिए तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को यह क्लास, हाँ वीडियो कॉल आज नहीं हो पाएगा समझे, क्योंकि इस स्टूडियो से वीडियो कॉल नहीं हो पाता है। बगल एक और स्टूडियो है ना जिससे क्लास लेते हैं, उससे हो पाता है। तो इसलिए सॉरी चाहेंगे इसके लिए, ठीक है ना? हमें खुद वीडियो कॉल करके आपके नोट्स चेक करने हैं। सर ऐसे में जी मस्त क्लास था सर, धांसू क्लास था, जबरदस्त क्लास था। तो इस बात को आप रेटिंग के द्वारा बता सकते हैं प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे प्यारे शेर एवं शेरनिया, आपके लिए बहुत सारा काम है। मैथमेटिक्स में तो हम डेली डेली आपको भर भर के काम देते हैं, नोट्स बनाना, होमवर्क बनाना, बहुत सारा काम आप उसको कीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव जो हम कराए हैं ना, इस ऑब्जेक्टिव का नोट्स नहीं बनाइएगा, बिल्कुल नहीं बनाइएगा। ये सब एकदम लॉलीपॉप लॉलीपॉप सवाल है। सर अभी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। अरे इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे, मत पूछो कितना प्रैक्टिस कराएंगे, एकदम लॉलीपॉप लगेगा, ठीक है ना? तो उसको आप अपने नोट्स में नहीं लिखिएगा, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जो सवालों को कराए हैं उसको लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय 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 बाय।